तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए हाजिमे नो ईप्पो एपिसोड नंबर 3। अगर अभी भी आप लोगों ने इसकी पिछली एपिसोड नहीं देखी तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हर बार की तरह मेरी वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन आपके लाइक और कमेंट पे डिपेंड करती है। जितने लाइक और कमेंट करोगे अगली बार उतनी ही लंबी वीडियो होगी। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे ईप्पो स्कूल से लौटते दौरान अपनी जान उन गुंडों से बचा के भाग रहा होता है। गुंडों में से 2 गुंडे हार मानते हुए कहने लगते हैं, मुझे नहीं पता वो आखिर क्या करता है लेकिन वो रोजाना पहले से ज्यादा तेज भागता है। तुम, मैं या फिर हम जितनी मर्जी टैक्टिस या मेहनत कर ले हम उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। जहाँ पे थक हार के रुक जाते हैं वहीं से तो ईप्पो सब अपनी स्पीड पकड़ता है। ईप्पो आज काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसका मियाटा के साथ मैच है। घर पहुंच जाने के बाद ईप्पो जल्द से अपनी मदर की बिजनेस में मदद करने लगता है ताकि वो वहां से जल्दी फारग हो सके। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट से ईप्पो काम पे जरा भी फोकस नहीं कर पा रहा होता। मदर एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगती है, मेरे बेटे तुमने जिम जाना ना, तुम जा सकते हो, फिक्र मत करो, आज काम में संभाल लूंगी। तब सुन के ईप्पो जिम के लिए निकल पड़ता है। फिर रास्ते में एक लड़की उसे साइकिल पे सवार मिलती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट होती है और इसके साथ ही साथ लड़की से स्मेल भी काफी ज्यादा अच्छी आ रही होती है। यानी ईप्पो की बॉक्सिंग जिम पे जाती है। वहाँ का माहौल एज यूजुअल काफी ज्यादा इंटेंस होता है। थोड़ी देर में यहाँ पे फूजी नाम का एक शख्स एंटर करता है। बंदा बॉक्सिंग के रिलेटेड मैगजीन के लिए इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करता है। यहाँ पे देख के मैनेजर यागी कहने लगते हैं, हाँ वर्ल्ड टाइटल मैच आ रहा है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठी करनी? फूजी उससे बताता है, फिक्र मत करो, मैंने अपने चमचे को वहां पे बेच दिया क्योंकि जो चैंपियन का अपोनेंट है मुझे नहीं लगता वो उसे हरा सकता है क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक है। इसी वजह से मैं अपने टाइम को काम में लाते हुए यहाँ पे पहुंच गया। तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक न्यू सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं नए नए फ्यूचरिस्टिक बॉक्सर को कवर करूंगा। और तुम्हें तो पता है जहाँ तक नए लोगों की बात है उसमें मियाटा को आखिर कौन ही नहीं जानता होगा। यहाँ पे ताकुमुरा को हम देखते हैं जो की रेफरी की यूनिफॉर्म में होता है। फूजी को बताता है कि तुम अच्छे वक्त पे आए हो, मियाटा का आज वैसे भी हमारे दूसरे बंदे ईप्पो के साथ मैच है, मैं उन दोनों के बीच में उनका रेफरी खिलाऊंगा। जो सुन के फूजी काफी ज्यादा खुश होता है। थोड़ी देर में वो वक्त आ जाता है ईप्पो वर्सेस मियाटा। मैच से पहले हम ईप्पो को काफी ज्यादा नर्वस देखते हैं और वो फजूल से काम कर रहा होता है अपने आप को शांत करने के लिए। देख के तो फूजी कहने लगता है, अब इस जैसा बंदा आखिर कहाँ ही मियाटा को हरा सकता है। फूजी यहाँ पे अपने मन में सोचने लगता है, मुझे तो लगा था जो मियाटा का अपोनेंट होगा वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैं एक तीर से 2-2 शिकार कर लूंगा। पर खैर जो भी, मैं लगता है सब मियाटा का ही इंटरव्यू लूंगा। मैच शुरू होने से पहले ताकुमुरा दोनों को समझाने लगता है, रोज असली मैच जैसे है, इसका मतलब तुम लोगों ने हेड गियर्स भी नहीं पहने हुए, इस मैच को असल की तरह ही लेना, ना कि ट्रेनिंग की तरह। हम देख पाते हैं मियाटा का कॉर्नर मैन उसका अपना फादर होता है जबकि ईप्पो का कॉर्नर मैन इस जिम का चीफ होता है। शुरू होने से पहले चीफ ईप्पो को एडवाइस देने लगता है, मैं ज्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, वही करो जो कि तुम्हें सिखाया गया है। बच्चे मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है। दूसरी ओर मियाटा का फादर उसे समझा रहा होता है, ईप्पो के पंचेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावर रखते हैं। मियाटा भी आगे से कहने लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फादर, जब तक उसका पंच मुझे लगेगा ही नहीं। हम देख पाते हैं बेल की बस बजने की ही देर होती है, वो गरजते हुए फौरन से मियाटा पे टूट पड़ता है। उस पर काफी ज्यादा पंचेस बरसाने लगता है क्योंकि मियाटा सारे के सारे इजीली डॉज कर लेता है। वो यही सोच रहा होता है कि उसके और मेरे बीच में मुझे गैप को खत्म करना होगा ताकि मेरे पंच उसे छू सके। सब देखे किमुरा और ओकी कहने लगते हैं, वाह ईप्पो ने कितने कम टाइम में कितना कुछ सीखा है। पर चाहे जो भी, मियाटा का फुटबॉल उससे कई गुना ज्यादा सुपीरियर है। हमें दिखाया जाता है मियाटा ईप्पो के जूजू हमलों को डॉज कराता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, गजब, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, ईप्पो सिर्फ 3 महीनों में कहां से कहां तक आ गया। हम देख पाते हैं ईप्पो यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, वो मुसलसल एक पंच के बाद दूसरा पंच बरसाता रहता उस पे और अपने मन में सोच रहा होता है, शायद बॉक्सिंग की तरह मैं फिर भी मियाटा के खिलाफ थोड़ा सा अच्छा कर पा रहा था। वाकई में असलियत इमेजिनरी से काफी ज्यादा बदल होती है। बस मुझे काम रहना होगा और बस वही सब कुछ याद रखना होगा जो कि मैंने ट्रेनिंग में प्रैक्टिस किया है। हमें दिखाया जाता है ईप्पो यहाँ पे मियाटा के फुटवर्क को रीड करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें शुरू में तो ईप्पो पहली बारी में नाकाम हो जाता है। अगर अपनी दूसरी ट्राई में हम देख पाते हैं मियाटा जहाँ पे भी मोड़ लेता है वो अपने साथ ईप्पो को भी पाता है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। मियाटा यहाँ पे लगातार ईप्पो को अपने फुटवर्क से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, हालांकि इसके बावजूद भी ईप्पो मुसलसल उसके साथ कीप अप कर पा रहा होता है। किमुरा ये देख के कहने लगता है, साथ देखो तो सही मियाटा को, मियाटा ऐसे मूव हर मैच में इस्तेमाल नहीं करता। ये सुनने के बाद फूजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फूजी कहने लगता है, 1 सेकंड
सेकंड, क्या तुम कहना चाह रहे हो? मियाटा यहाँ पे अपने खास मूव का इस्तेमाल कर रहा है। सब इसका एक ही मतलब है, ये ईपो नाम का लड़का उससे फोर्स कर रहा है, उससे मजबूर कर रहा है इन मूव का इस्तेमाल करने के लिए, वरना अदरवाइज मियाटा यहाँ पे हार भी सकता है। मियाटा ईपो के पंचेस को जू डॉज कर रहा होता है। वो ईपो के फेस पे कोई गार्ड नहीं पाता, जो मौका देके वो फोनस से जू पंच करने की कोशिश करता है। ईपो को चीप से डॉजिंग की ट्रेनिंग याद आती है और ईपो फौरन से उसके मूव को डॉज कर लेता है। इसके तुरंत बाद ईपो स्पीड से काम लेते हुए एक दो पंचेस मियाटा के मुंह पे सक्सेसफुली मारने में कामयाब भी हो जाता है। देख के सभी वहीं पे चौंक जाते हैं और कहानी तो यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। यहाँ तक मियाटा अपने तशरीफ के बल जमीन पे गिर जाता है। ये देख के ईपो को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने मियाटा जैसे को अपने पंचेस के कारण नॉकडाउन किया। ताकीमुरा यहाँ पे काउंटिंग करना शुरू करता है तो देख के जिम में और भी काफी ज्यादा हाइप बढ़ने लगती है। फूजी को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि उसने आज तक मियाटा को कभी नॉकडाउन होते हुए देखा ही नहीं होता। ताकीमुरा 9 तक गिन ही चुका होता है कि इसी बीच में मियाटा दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होता है। फिर मियाटा अपने मन में सोचने लगता है, मैंने से हल्का लेने की गलती कर दी, अब ये दोबारा नहीं होगी। ईपो वाकई में काफी शॉर्ट टाइम में काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। इसी लम्हे में इनकी फाइट को यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू किया जाता है। ईपो एज यूजुअल उस पर टूट तो पड़ता है, लेकिन इस बार मियाटा उससे हल्के में नहीं ले रहा होता। मियाटा उसके पंच को डॉज करते हुए फौरन से अपना खतरनाक किस्म का पंच ईपो के मुंह पे दे मारता है और इसी पंच से ईपो यहाँ पे नॉकडाउन हो जाता है। क्योंकि ये देख के कहने लगता है मियाटा ने उसके खिलाफ 3 महीने पहले वाला ही काउंटर पंच का इस्तेमाल किया और देखो तो सही ईपो उसके सेम पंच से नॉकडाउन हो गया। ताकीमुरा काउंटिंग करना शुरू करता है और वो जून 8 तक पहुंचता है। ईपो फौरन से अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है। ये देख के जिम में पहले से भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और ये देख के ओकी, किमुरा और फूजी काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं क्योंकि पिछली बार 3 महीनों के मुकाबले में ईपो काफी जल्दी अपने कदमों पे खड़ा हुआ होता है। इफ ये देख के ईपो से काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी उम्मीदें दोबारा से उससे लगा बैठता है। ईपो भी यही सोच रहा होता है, 3 महीने पहले जब मुझे ये पंच पहली बार पड़ा था तो मेरी तो अक्ल ठिकाने आ गई थी, पर इस बार ये पंच इतना ज्यादा दर्द नहीं कर रहा। शुक्र है कि मैंने आखिर में चीफ से कहा था कि मुझे काउंटर पंच को सहने की ट्रेनिंग दो। इनकी फाइट को दोबारा से कंटिन्यू किया जाता है। ईपो टूट पड़ता है उस पे पागलों की तरह, वो भी पहले से ज्यादा ताकत से। मियाटा जरूर उसके पंचेस को डॉज करके साथ में अपना पंच भी मारा होता है, मगर इस बार वो ईपो के पंचेस के पीछे काफी ज्यादा और काफी बड़ी ताकत पाता है। ईपो उसके और अपने बीच में फासले को कम करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि दूरी के मामले में मियाटा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने फुटवर्क के कारण। यही देख के किमुरा कहने लगता है ईपो में इस तरह से घुस रहा है जिस वजह से मियाटा अपने अच्छे तरीके से बॉक्सिंग नहीं कर पा रहा जैसे कि वो करता होता है। फूजी भी ये देख के कहने लगता है अगर ईपो के 1-2 पंचेस जैसे ही स्लो होंगे मियाटा तुरंत से अपना काउंटर पंच को थ्रो करेगा। हम देख पाते हैं मियाटा ईपो के स्ट्रॉन्ग पंचेस को तो डॉज कर पा रहा होता है, लेकिन जो उसके मामूली पंचेस होते हैं वो मियाटा को लगते जा रहे होते हैं। मियाटा एक ओपनिंग की तलाश में होता है और उसके हमलों को जो ब्लॉक करके जो इससे एक ओपनिंग मिलती है। मियाटा एक अच्छे लम्हे में एक अच्छा पंच थ्रो करता है, मगर इसके बावजूद भी ईपो बिल्कुल उसे रेड्सो की तरह अपने सर से ही ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद थोड़े से दर्द को सहते हुए ईपो तुरंत से अपना पंच थ्रो करता है क्योंकि ईपो का राइट पंच होता है और ईपो के राइट पंच में यकीन करो इंतहाई ज्यादा ताकत है और यही पंच सीधा जाके मियाटा के मुंह पे लगता है। ये देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी के साथ मियाटा यहाँ पे दोबारा से नॉकडाउन हो जाता है। किमुरा और फौजी यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं ईपो के बारे में। जब मियाटा ने अपने खतरनाक किस्म का काउंटर पंच को थ्रो किया था ईपो सर से उसकी फुल पावर को तो ब्लॉक नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ जरूर ईपो ने यहाँ पे अपना शातर दिमाग को काम में लाया। ठीक उसी स्वीट लम्हे में जब मियाटा अपना पंच को थ्रो करने को जा रहा था, मियाटा का पंच उस दौरान पूरे तरीके से खुला भी नहीं था, लेकिन ईपो ने जानबूझ के अपने सर को फौरन से उसके साथ कनेक्ट कर डाला। जिन्हें समय थोड़े से दर्द को सहते हुए फिर ईपो ने अपना हमला किया। फूजी कहने लगता है ये बच्चा काफी ज्यादा लाजवाब है, उसने अपने डैश और डार्ट पे भी काफी ज्यादा काम किया। मियाटा का फादर भी काफी ज्यादा चौंक गया होता है जिस तरीके से ईपो ने इसके बेटे के काउंटर पंच को ब्लॉक किया होता है। ताकीमुरा जूजू अपना काउंटडाउन 8 तक ही गिनता है। इसी लम्हे में मियाटा कैसे न कैसे करके दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो ही जाता है। मियाटा की हालत देख के लोग कहने लगते हैं उस पंच ने तो मियाटा की काफी बुरे तरीके से हालत खराब किया है, देखो
वो यहाँ तक खड़े होने में भी लड़खड़ा रहा है। उसकी हालत देख के अब ईपो के भी मन में जीतने की उम्मीद बसने लगती है। ईपो सोच लेता है कि वो उसके खिलाफ अब अगली बार अपर कट का इस्तेमाल करेगा। इनकी फाइट को यहीं से कंटिन्यू किया जाता है। ईपो इस बार मियाटो को काफी अच्छे तरीके से पीछे धकेल पा रहा होता है। वो फिर उसके काउंटर पंच को ब्लॉक करते हुए जो नीचे होके अपना अपर कट जैसे तैसे ही मियाटा पे लॉन्च करता है। ये मियाटा बस बड़ी करीबी से उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है। इसके चलते ये मियाटा के लिए एक सुनहरा मौका होता है। मियाटा एक ही पंच से फौरन से ईपो को नॉकडाउन कर डालता है। वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लोगों की तो देख के लिटरली फट के हाथ में आ जाती है। तो सोचो उसकी क्या हालत होगी जिसके सर पे ये पंच पड़ा होगा। सिर्फ भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि मियाटा ने इतने फास्ट पंच को कैसे डॉज कर लिया। ईपो का सर चकरा रहा होता है और वो रोप का सहारा लेके भी यहाँ तक खड़े होने की कोशिश करता है, मगर वो यहाँ पे गिर जाता है। अकुमुरा अपनी काउंटडाउन 8 तक जो ही पहुंचता है कि ईपो कैसे ना कैसे करके अब अपने पैरों पे खड़ा हो ही जाता है। ये मैच वाकई में हर एक मोड़ में दूसरी मोड़ बढ़ता है और हर एक लम्हे में पहले से काफी ज्यादा एक्साइटेड होता चला जाता है कि फाइट को एक तरफ कंटिन्यू किया ही जाता है कि इसी बीच में फर्स्ट राउंड की टाइम यहाँ पे खत्म हो जाती है, बेल बज जाती है। फौरन से ईपो को पकड़ के बिठाता है, इसका पसीना वगैरह सुखाने लगता है कि बोलने लगता है वाह फर्स्ट राउंड इतना ज्यादा इंप्रेसिव था। सेकंड राउंड के बारे में तो सोच के मुझे गूज बम्स आने लगते हैं। फूजी भी ये देख के कहने लगता है मैंने काफी बॉक्सर्स के मैचेस वगैरह देखे हुए हैं, देखो तो सही इन दोनों के पास लाइसेंस नहीं है लेकिन फिर भी ये कुछ बॉक्सर से ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। वो यहाँ पे थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है, लेकिन मगर जब तक बेल नहीं बजती तो ईपो तब तक नहीं हारा। तो चीफ फौरन से उसके सर पे पानी की बाल्टी उल्टाता है। इसके बाद दोनों के दोनों अपनी सांस से बढ़ने लगते हैं राउंड 2 के लिए। हम देख पाते हैं यहाँ पे ईपो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसने 3 मंथ में काफी कुछ सीखा है। और इधर ईपो चीफ से यही कह रहा होता है कि वो अभी चाह के भी नहीं रुक सकता। आसपास के स्पेक्टेटर्स भी अब यही बात कर रहे थे। शुरू में तो ईपो जीतने वाला था लेकिन अब दोनों के दोनों बराबर चल रहे हैं। थोड़ी देर में राउंड 2 की शुरुआत होती है। देख पाते हैं ईपो काफी तेज से दोबारा से पंचेस थ्रो कर रहा होता है। एक लम्हे में ईपो जो ही उस पर बारी पड़ने ही लगता है। ये वक्त रहते ही मियाटा फौरन से ईपो को क्लिंच करने लगता है। देख के ओकी और किमुरा कहने लगते हैं ओ जरा देखो तो सही, मियाटा ने कभी जिंदगी में अपने किसी को क्लिंच नहीं किया। क्लिंच का टाइम जैसे ही खत्म होता है ताकुमुरा इनके क्लिंच को खत्म कर देता है। वो फिर दोबारा से पंचेस को थ्रो करना शुरू ही करता है। मियाटा थोड़ी देर में दोबारा से ईपो को क्लिंच करने लगता है और इसी तरह मियाटा करता जा रहा होता है। इसी क्लिंचेस से वो यहाँ तक इतना ज्यादा टाइम बाय करता है कि राउंड 2 भी खत्म हो जाता है। अब सेकेंड राउंड खत्म होता है तो तब कहीं जाके ईपो को होश आती है। इस पर चीफ भी कहने लगता है तो तुम्हें भी अब एहसास हो ही गया, मियाटा ने तुमसे ज्यादा डैमेज ली हुई थी जिस वजह से वो टाइम बाय कर रहा था ताकि वो ठीक हो सके। से मालूम पड़ता है कि मियाटा का एक्सपीरियंस तुमसे काफी ज्यादा है। चीफ कहने भी लगता है अब वो तुमसे बेहतर तरीके से सांस भी ले पा रहा है। जी वैसे तो मियाटा के लिए आया होता है लेकिन वो यहाँ पे सबसे पहले किसी और की तस्वीर नहीं बल्कि ईपो की खींचता है। खैर यार अब मियाटा का फादर उसे कहने लगता है इस तरह से वो तुम्हें घुस के हमले कर रहा है, तो तुम चाह के भी अपने काउंटर पंच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मियाटा अपने फादर से कहता है अगली बार मैं इसके पैरों को डैमेज करूंगा, इसके कारण वो इतनी तेजी से मेरी तरफ नहीं बढ़ पाएगा। थोड़ी देर में यहाँ पे राउंड 3 की शुरुआत होती है। ईपो उस पर टूटने को विचार होता है कि वो नोटिस करता है कि मियाटा की आंखों के लोग पूरे तरीके से बदल चुकी है, वो पूरे तरीके से काम है। इसके बावजूद भी ईपो उस पर टूट तो पड़ता है लेकिन मियाटा उसके हमलों को डॉज करते हुए अपनी गंदी किस्म की स्पीड पे रिलाई करते हुए वो ईपो पे पंचेस की बारिश कर डालता है। यहाँ पे मियाटा फोनस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता होता है और 2-3 पंचेस मार के तुरंत से हमले को डॉज करने के लिए पीछे हटता होता है। ये सब कुछ मियाटा के खतरनाक किस्म के फुटवर्क का कमाल होता है। किमुरा और ओकी नोटिस करते हैं मियाटा उसकी लोअर बॉडी को टारगेट कर रहा है। उजी भी कहने लगता है जिस तरीके से मियाटा आगे होके तुरंत से पीछे हटता है जैसे हिट एंड अवे टेक्निक के खिलाफ वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। देख पाते हैं मियाटा ने बार बार ईपो की लोअर बॉडी पे अटैक किया होता है जिस वजह से ईपो के पैर काफी ज्यादा कांपने लगते हैं और वो ठीक से अब अपना अगला कदम भी नहीं ले पा रहा होता। उजी भी कहने लगता है मियाटा इस बार इसलिए बारी पर है क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से खेल रहा है। मियाटा अपने पंचेस की बाराज ईपो के मुंह पे मारता चला जा रहा होता है। मुसलसल पंचेस की वजह से ईपो बहुत शदीद किस्म की डैमेज लेता है और आखिरकार ईपो नॉकडाउन हो जाता है। फूजी ये देख के कहने लगता है मियाटा तो साथ साथ रिकवर हो रहा था क्योंकि उसने क्लिंजिंग का इस्तेमाल किया था लेकिन ये बच्चा मुसलसल हमले कर रहा था, बहुत बुरा हुआ। अब ये बच्चा दोबारा खड़ा नहीं होने वाला अपने कदमों पे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं मियाटा से सवाल पूछने की तैयारी करता हूँ। कहते कहते वह अपनी नजरें जूही रिंग की ओर दौड़ाता है
कि फूजी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी खतरनाक बराज रिसीव करने के बावजूद भी ईपो अपने कदमों पे खड़े होने में कामयाब हो जाता है। और इसी बीच में यहाँ तक राउंड 3 भी खत्म हो जाता है। लोग फिर से काफी ज्यादा फायर्ड अप होने लगते हैं कि वाह, अब दोबारा से गूस बम्स को महसूस कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो ये लड़ाई इतनी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि वो दवा कर रहे होते हैं कि ये लड़ाई कभी खत्म ही ना हो। फूजी अपने मन में सोचने लगता है वाकई में ये लड़का काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन फिर भी ईपो अब इतनी जख्मी हालत में मियाटा जैसे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मियाटा भी कोने में बैठ के अब ईपो की दाद दे रहा होता है और उसे मैच में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। ये देख के उसके फादर को इतना ज्यादा खुशी होती है कि वो तो सोचने लगता है कि मैं चीफ के पास जाऊं और उसका शुक्रिया अदा करूं कि वो मेरे बेटे को इतना खास एक्सपीरियंस दे रहा है। मगर इस वक्त वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मैच के बीच में डिस्टर्बेंस होगी। चीफ ईपो से कहने लगता है मैं हैरान हूं कि तुम दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो गए, पर जो भी, क्या तुम इस मैच को क्विट करना चाहोगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हो। ये सुन के ईपो फौरन से वहीं पे इनकार कर देता है। चीफ उससे समझाता भी है कि वो तुमसे बेहतर हालत में है, मगर ईपो उसे कहने लगता है मैं यहाँ तक आया हूँ, पहले तो मैं इसे छू भी नहीं पाता था। चाहे इस मैच का एंड जैसा भी हो, लेकिन मुझे बाद में पछतावा नहीं होगा। और अब हम चूंकि इतना ज्यादा लड़ रही है, मैं वाकई में जीतना चाहता हूँ। उसकी बातें सुन के चीफ वाकई में काफी ज्यादा हैरान होता है और इम्प्रेस भी होता है। कितनी जख्मी हालत में होने के बावजूद भी ये लड़का अभी भी लड़ना चाहता है। अब यहाँ तो इतना जाहिर तो है कि ये से काफी ज्यादा मार खाने वाला है, तो क्या मैं इसे लड़ने दूँ? क्या ये इसमें जुल्म होगा? वो अब दोबारा से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। चीफ उससे पूछने लगता है क्या तुम ये वाकई में कर सकते हो? तो ईपो आगे कहने लगता है हाँ, मैं कर सकता हूँ। अभी भी एक चीज है जो कि मैंने ट्राई नहीं की, अभी भी कुछ ऐसा बाकी है। ओह हाँ यार, ईपो ने जो ये लाइन बोली है इसे अपने दिमाग में याद रखना। इस एपिसोड में तो नहीं, लेकिन कुछ आगे की एपिसोड में ये लाइन काम आने वाली है। खैर यार, चीफ उससे कहने लगता है ठीक है, फिर मुझे दिखाओ क्या बाकी है। इनके लास्ट राउंड की यहाँ से शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत में मियाटा अपने खतरनाक से पंच से ईपो को रस्सियों में धकेल के पंचेस की बारिश करना शुरू कर डालता है। अलबत्ता ईपो उसके सारे के सारे पंचेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे ओकी और किमुरा बोलने लगते हैं देखो तो सही, ईपो दोबारा से टर्टल बन गया, जैसे कि एक वक्त में ताकुमुरा ने उसे कहा था। वो जरूर उसके ज्यादातर पंचेस को तो ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन जल्दी उसका गार्ड टूटने वाला है। फूजी ने अपना कैमरा रेडी किया होता है कि जैसे ही मियाटा उसे नॉकडाउन करेगा तो वो तस्वीर में क्लिक कर लूंगा। देखते ही देखते ईपो का गार्ड जो ही टूटने लगता है। मियाटा अपना फाइनल पंच बरसाते हुए यह सोच रहा होता है दिस इज इट, यहाँ पे ईपो का एंड हुआ। पर मियाटा के फाइनल ब्लॉक की वजह से मियाटा ने पंचेस की बारिश करना छोड़ दी होती है, और जो चीज एक वक्त में ईपो के लिए परेशानी होती है वो चीज अब ईपो के लिए एक सुनहरा मौका होता है। ईपो फौरन से अपने आप को संभालते हुए इसके करीब बढ़ने लगता है। मियाटा ये देख के कहने लगता है कि शायद से जिस तरह से ईपो ने पोज ली हुई है, अपने राइट पंच का इस्तेमाल अपनी फुल पावर में करने वाला है। पर घबराने की कोई बात नहीं, मैं इसे वक्त पे ही डॉज कर लूंगा। इसी लम्हे में मियाटा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ईपो ऐसी पोज लेके उसे सिर्फ बुद्धू बना रहा था। अब जबकि ईपो उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है। ईपो तुरंत से यहाँ पे राइट अपर कट में शिफ्ट होता है, पर बदकिस्मती से ईपो की लाख कोशिशों के बावजूद भी मियाटा उसका पंच 1 सेंटीमीटर की दूरी से डॉज कर लेता है। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फौजी तुरंत से जितनी ज्यादा तस्वीरें क्लिक कर पा रहा होता है वो करता चला जाता है। मेरे भाई लोगों, कहने लगता है एक शॉर्ट अपर कट मारा उसने, वो भी कितने कम मोशन में। ये वाकई में ये बच्चा काफी ज्यादा लाजवाब है, मगर बदकिस्मती से मियाटा ने इसके ऐसे अपर कट को भी डॉज कर लिया। मियाटा भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि उसने सोचा नहीं होता ईपो इतने करीब डिस्टेंस से राइट अपर कट को मारने के भी काबिल है। इसके लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और आखिरकार वो लम्हा हम पे टूट आता है कि इस मैच को दोबारा से एंड कर दिया जाए। और इस बार देखने से ही लग रहा होता है कि पहली बार की तरह मियाटा ही जीतेगा। मियाटा का खतरनाक किस्म का पंच बस ईपो के चेहरे पे पड़ने को ही जा रहा होता है। इसी लम्हे में, इसी दौरान, इसी मौके में मियाटा का जिस्म अपने आप ही शट डाउन हो जाता है। मियाटा अपने घुटनों पे गिर जाता है। ये देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब है
चीफ सोचने लगता है, हाँ सिर्फ एक ही मतलब है। जरूर ऐसे लगता है कि मियाटा ने उसके राइट अपरकट को डॉज कर लिया, मगर ईपो का राइट अपरकट के मुक्के की ऊपर वाली जगह मियाटा की चिंग की सबसे कोनी वाली जगह के साथ कनेक्ट हुई है। और ये बात तो मैं बाकी में तुम लोगों को काफी बार एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। जब पंच की ऊपर वाली सरफेस चिंग की नीचे वाली सरफेस के साथ कनेक्ट होती है, तब एक ऐसा पंच प्रोड्यूस होता है जिससे उसका पूरा का पूरा ब्रेन शट डाउन हो जाता है। और इस बार दिखने से तो लग रहा है कि मियाटा की बॉडी शट डाउन नहीं हुई, बल्कि जैसे कि उसके नीचे वाले फंक्शंस बस काम करना छोड़ गया। ताकुमुरा काउंट डाउन करना शुरू करता है। मियाटा उठने के लिए कोशिश करता है कि उसके पाँव, उसके कदम, उसके टांगे रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। मियाटा लाख कोशिशें करता है, मगर उसका जिस्म यहाँ पे जवाब दे गया होता है। इसी बीच में मियाटा का वक्त यहाँ पे खत्म हो जाता है। ताकुमुरा 10 तक काउंटिंग कर चुका होता है, लेकिन मियाटा अपने पैरों पे नहीं होता कि आखिरकार यहाँ पे ईपो को विक्टोरियस खिला दिया जाता है। विक्ट्री किसी और के नाम नहीं बल्कि ईपो के नाम जाती है। और यार ये देख के फाइनली सारे लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। जो ही एक तरफ ये बैटल खत्म ही होता है मेरे भाई लोगों, तो इसी तरह मेरी एपिसोड खत्म हो जाती है।